अभी तक हम स्कूल शिक्षा की बात कर रहे थे। स्कूल के जो पाठ्यक्रम हैं उसके अलावा भी हम बच्चों के अंदर वो संस्कार दे सकते हैं, चाहे वो स्कूल के पाठ्यक्रम में हो या ना हो। उन संस्कारों के लिए ही कुछ ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जहाँ पर ये सब बंधन नहीं हो। तो हम विवेकानंद बालक दल, विवेकानंद किशोर दल, विवेकानंद सेवा दल, युवा दल, जो ये सब सेवा दल के अंग हैं, और इसमें हम आपको बताते हैं कि 6 से 12 तक की आयु वाले बच्चे ये विवेकानंद बालक दल में होते हैं, और 13 से 17 वर्ष की उम्र तक के बच्चे विवेकानंद किशोर दल में होते हैं, और 17 से 25 वर्ष के बच्चे वो युवा दल में होते हैं। तो इस समय हम देखते हैं कि उनके लिए हमारा किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है और कैसे दी जाती है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा अपने मन को केंद्रित करेंगे। आप लोगों को वही दिखाने के लिए जा रहे हैं। यह मानवीय मूल्यों की शिक्षा, इसका नाम दिया है विवेकानंद बालक दल। हम इसको आपके सामने पेश करते हैं। ऋषि मुनियों का ये देश भारत, जहाँ सुख और शांति की गंगा बहती थी, आज हमारी क्या दुर्दशा हुई है, इसका कारण स्वामी जी कहते हैं एकमात्र शिक्षा। शिक्षा ही अभाव है, शिक्षा ठीक नहीं है। विदेशी आक्रमण, ब्रिटिश का राज्य, मैकॉले की शिक्षा, इसने हमारे देश के अंदर नौकरी करना सिखाया और स्वावलंबन एकदम दूर हो गया। मानवीय मूल्य और शारीरिक एवं मानसिक शक्ति की आज बहुत आवश्यकता है, आत्मविश्वास की। देश को युवा ही उठा सकते हैं, आज उसकी आवश्यकता है। किंतु कैसे युवा? वो युवा जिनका हृदय बड़ा पवित्र हो, जो इनके अंदर ये शक्ति हो अच्छे कार्य करने की, निस्वार्थ भाव से, सर्वभूतों में उस ईश्वर को देख करके सेवा करने से, निष्काम भाव से, तो वह देवता कहलाएंगे। हमें वह शिक्षा चाहिए जो हमें क्रिएटिव, इनोवेटिव और सत्य का अन्वेषण करने वाला बना दे। अच्छी बिल्डिंग से, अच्छे शिक्षकों से, अच्छी पुस्तकों से नहीं शिक्षा होती है। शिक्षा तो होती है पवित्र, संयमित, एकाग्र बुद्धि से। अर्थात नर्सरी स्कूल से हमें उन बच्चों को सिखाना होगा मन को एकाग्र कैसे करें, संयमित कैसे करें, तीव्र इच्छा शक्ति जागृत, ठीक समय पर कार्य करें, अधूरा ना छोड़ें। एकाग्र मन हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है, सब ज्ञान प्राप्त करा देता है। कुशाग्र बुद्धि से हम अज्ञान के सख्त पर्दों को फाड़ करके और रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। ऐसा मन ही अध्यात्म के शिखर पर ले जाता है और भगवान का ज्ञान, आत्मज्ञान करा देता है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्मृति शक्ति और साथ साथ में विचार शक्ति बढ़ाने से बच्चों के मन के अंदर छोटी उम्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के ठीक जो है उतना ही पहुंचा दे सकते हैं। बच्चों में आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास जागृत करता है ये एकाग्र बुद्धि। नर्सरी स्कूल से ही बच्चों के मन को क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाने के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे उनको क्रिएटिव पावर के लिए पेंटिंग या क्राफ्ट्स का कोई काम उन्हें सिखाया जाए, उसके अंदर उसका मन लग जाता है और ऐसे ही वो बहुत प्रकार के अपने मन से चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार नाटक इत्यादि करते हैं जिसके अंदर उनकी कला का कौशल बढ़ता है। छोटी उम्र से वे नाटक करना सीख जाएं, नाटक का अभिनय कर सकें और उसके साथ साथ में छऊ नाच है, गाने हैं, नाचना है, इस प्रकार के अपनी कौशल कला को वे बढ़ाएं।
कारीगरी शिक्षा से उद्यमिता का भाव आता है, मार्केटिंग सीख लेते हैं और अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए योगा, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल भी। सबसे पहले इसका आरंभ हुआ 1974 में। वो देखिए, कौशल विकास और उद्यमिता का होना बहुत आवश्यक है, जिससे अपने पाँव पर खड़े हो सकें। स्वामी जी विवेकानंद जी कहते थे, यदि पर्वत मोहम्मद के पास नहीं आ सकता तो मोहम्मद को पर्वत के पास जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर ये गांव के लोग, बच्चे नहीं आ सकते, हम स्कूलों को लेकर के उनके पास क्यों नहीं चले जाएं, जहां पर उनको ये सब सिखाया जाएगा। शिक्षा पुस्तकों को रटने से नहीं होती, बल्कि हाथ से कार्य करना पड़ता है और विचार शक्ति करनी पड़ती है। उसमें इंटरेक्शंस की ज़रूरत है और विचारों की ज़रूरत है। गेम्स के माध्यम से हम अल्फ़ाबेट भी सिखा सकते हैं, गिनती भी सिखा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी सिखा सकते हैं, घटा और जोड़ भी सिखा सकते हैं। अल्फ़ाबेट को हमने इस प्रकार सजाया है कि जिससे उनको अल्फ़ाबेट सीखते हुए भी एग्रीकल्चर का ज्ञान हो जाए। जैसे ए से एप्पल, बी से ब्रिंजल, सी से कैरेट, डी से ड्रमस्टिक। तो इस प्रकार पूरा A to Z हमने तैयार किया और वह कैलेंडर बना करके उनके सामने बच्चों को वो भी हम पढ़ाए हैं। उससे देखा जाता है कि बच्चों को शुरू से ही एग्रीकल्चर के संबंध में ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। खेल कूद के माध्यम से हमारी शिक्षा जो है वो आत्मविश्वास दिलाती है और उसमें सब प्रकार सफलता प्राप्त। नौकरी वाली शिक्षा नहीं, उनको हस्तशिल्प, कला कौशल और साथ साथ में उनको टेक्निकल नॉलेज भी देने की आवश्यकता है अपने स्कूलों के अंदर, ताकि वे नौकरी की तलाश में मारे मारे ना फिरें, बल्कि अपने पाँव पर खड़े होकर के स्वनिर्भर हो जाए। टेक्निकल नॉलेज पाने पर कुछ लोगों को हो सकता है कहीं नौकरी वोकरी मिल जाए, लेकिन अगर भारत से गरीबी और बेरोजगारी दूर करनी होगी तो हमको कृषि के ऊपर निर्भर करना होगा, कृषि की ओर जाना होगा। हमें याद रखना, बालक दल के बच्चों को भी स्किल डेवलपमेंट में बहुत आगे बढ़ाने के लिए हमने जो कार्य किए वैसे हैं। IIT, इंजीनियरिंग, व्यवसाय, IAS, IPS, इस सभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। लेकिन जन साधारण को तो आवश्यकता है खेती बाड़ी, पशुपालन इत्यादि की शिक्षा, ताकि वो अपने जीवन के अंदर स्वनिर्भर हो सकें, अपने पाँव पर खड़े हो सकें। थ्योरेटिकल क्लास के बाद खेतों में प्रैक्टिकल ज्ञान कराना चाहिए। पूरे वर्ष खेतों से बीज इकट्ठे करना, ताकि उनको मालूम हो जाए कि हमारे सारे वर्ष में क्या क्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। बीजों को बोतल में रखें, उसका नाम लिख लें, मास्टर उनको समझा दें और ये ज्ञान भी उनको होना चाहिए। बीजों का संरक्षण भी उनको बताया जाता है ताकि वो उसको अच्छी तरह से रख सकें। रासायनिक नहीं, उन्हें जैविक खाद बनाना सिखाया जाता है ताकि वे जैविक खेती कर सकें। विवेकानंद किशोर दल ने सबसे पहले सीखा और उसका आरंभ किया। लकड़ी के फ्रेम में 6 इंच पत्ते, फिर 2 इंच गोबर और 1 इंच मिट्टी दिया, पानी भी छिटका, फिर उसके बाद पत्ते, गोबर, मिट्टी और फिर पानी, इसी प्रकार देते देते इसको पूरा भर लिया गया। 7 दिन के बाद उसे तोड़ करके फिर उसी फ्रेम में रखा, फिर 3 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, इस प्रकार से 21 दिन तक रखा जाता है। कंपोस्ट तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इसकी पहचान करना भी उनको सिखाया जाता है ताकि वो ठीक टाइम में इसे कंप्लीट कर लें। निकाल रहे, इसको बाँस निकाल के देखो, देखो कनक इसमें ठंडा है कि गर्म है? ठंडा है। ठंडा है। ठंडा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब खाद तैयार हो गया। अच्छा, गर्म रहने से हमें तो कम्प्लीट मतलब तैयार नहीं हुआ है, अभी ठीक, उसका बाकी है तैयार होने के लिए। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। अंतिम बार इसको फिर खोल करके बक्से से हटा करके
और फिर ये देख रहे हैं कि तैयार हो गया है। अब इसको आगे क्या करना है वह भी सिखाया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व रह जाते हैं जिनको छानना पड़ता है, तो उसके लिए छानना भी सिखा। किशोर दल के बच्चे तैयार होने के पर अब बालक दल के बच्चों को सिखाते हैं। पुआल डालेंगे, मतलब फ्रेम दे देंगे, तो जो फ्रेम है ना, देखो फ्रेम जो दिखाई दे रहा है उसको डाल देंगे। फ्रेम डालने के बाद पुआल जो है मतलब पूरा है लंबा वाला, वो कटा हुआ नहीं, लंबा, उसको डालने के बाद फिर पानी हल्का झिमका देंगे पुआल में, जितना उसको मतलब साइड हल्का हल्का पूरा कवर करना है। नीचे का मिट्टी जो है ना उसको पूरा कवर कर देना है, मतलब पूरा ढक कर देना है। इसका ढकने के बाद फिर हल्का पानी उसमें छिड़का देना है अल्प अल्प। उसके बाद फिर देने बाद फिर पत्ता वगैरह जो है पत्ता देना है। पत्ता कागज़ जो मिल रहा है फूल का, जैसे भी वहाँ पर फूल पड़ा हुआ है, देखो उधर फूल फूटा हुआ है ना मंदिर का जो पूजा, उसको डाल सकते हो कागज़, प्लास्टिक डालना नहीं है, कागज़ डाल सकता है, पत्ता। फिर डाले जब, अब तो पत्ता हो गया। डालने के बाद फिर कितना इंच महाराज जी पत्ता? 6 इंच। 6 इंच पत्ता डालना है, मतलब जो सूखा पत्ता सबसे नीचे जो रहेगा ना, फर्स्ट जो रहेगा प्रथम बार, उसमें मतलब जो एकदम सूखा सूखा पत्ता डालना है, भीगा हुआ नहीं पहले, और कच्चा पत्ता उसमें भी फर्स्ट प्रथम बार में नहीं डालना है, एकदम सूखा हुआ पत्ता को डालना है। डालने के बाद फिर जब 6 इंच हो जाएगा तो उसके बाद फिर हल्का पानी झिमकाते जाना है। 1 इंच होगा फिर पानी देते जाना है हल्का हल्का हल्का। उसके बाद जब हो जाएगा उसके बाद फिर गोबर तो रहता है गाय किसी का आसपास पड़ोस में घर में होगा, किसी का घर में गोबर ला के गोबर देना है कितना, 2 इंच, 2 इंच समझ गए। 2 इंच गोबर देने के बाद उसमें हल्का पानी, जैसे अगर गोबर क्या बोले घुला हुआ है तो ठीक है, अगर घुला हुआ नहीं है, अगर टाइट है तो उसको हल्का पानी दे के घुल के, इतना ज़्यादा पतला भी नहीं जो कि गोबर जैसे ऐसा नहीं, एकदम मोल टाइट थोड़ा रहे, उसका डाल के फिर लिपा हुआ जैसा लीप देना है, जैसे हम लोग आंगन में करते हैं मिट्टी लिपने के बाद फिर 1 इंच मिट्टी। जब हो जाएगा ना तुम्हारा पत्ता के ऊपर गोबर, गोबर के ऊपर जब तुम्हारा 2 इंच गोबर हो गया, उसका 1 इंच जब मिट्टी दोगे ना, उसमें मिट्टी को भी वैसे ही जैसे गोबर लिप दिया वैसे अभी देखो ऊपर में मिट्टी डाला हुआ है, इसको 1 इंच मिट्टी देना है, 1 इंच दे के फिर छोड़ देना है। उसका फिर दूसरा दिन देखना नीचे सड़कते जाएगा, तो फिर अगर कम हो गया है मिट्टी तो फिर एक बार डाल देना है, सब फिर ऐसे में तैयार हो जाएगा। खाद तैयार होने पर देखा जाता है कि कुछ उसमें पत्ते या ऐसे जो नहीं सड़ पाए वो रह जाते हैं, इसलिए इसको छानना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं उसको किस प्रकार से छाना जाए। अब क्यारी बना करके बीजारोपण की तैयारी की जा रही है। इन बच्चों ने सब्जी उगाना सीखा।
और उसके साथ साथ में फिर ये भी है कि उन्होंने मशरूम कल्टीवेशन सीखा। मशरूम बना सकते हैं, उसका अचार भी बना सकते हैं। यही बच्चे फिर पोल्ट्री कैसे रखेंगे, मुर्गी को पालन करेंगे, बत्तख पालन करेंगे, वो भी सीखे और उन्होंने इस कार्य को किया। ये सब बात बताते हुए मुझे स्मरण हुआ आता है आज से कोई 50 साल पहले की बात, जब मैं अरुणाचल प्रदेश गया था और उससे पहले 3.5 बरस रांची मोराबादी में ही रहा था, जहाँ मुझे ये सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस अपने 3.5 साल के प्रशिक्षण कहूँगा इसको, तो मैं गया अरुणाचल प्रदेश और वहाँ सबसे पहले मैंने यही बात की। क्लास 6 तक के बच्चे थे, उन बच्चों को जैसा मैंने कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड्स ये मैं सिखा रहा था, और उस समय भी उनको हाथ के कामों में बहुत आगे बढ़ाया था। और सबसे पहले तो उनको पोल्ट्री सिखाई, बागवानी सिखाई, मधुमक्खी पालन करना सिखाया, साथ साथ में लोहे का काम, स्मिथ का काम, कारपेंटर का काम, वुड कार्विंग का काम, केन वर्क और बैम्बू वर्क, ये सारे सिखाए। तो हम देखते हैं वहाँ भी किस प्रकार से बच्चे लोग इस सब कार्य को कुशलता से कर रहे थे और बहुत उनको इससे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वहीं से मुझे पहला विश्वास हुआ कि इतने छोटे बच्चे भी इस कौशल विकास में आगे बढ़ सकते हैं। क्लास 2 से लेकर क्लास 6 तक के बच्चे पोल्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। 1500 पक्षियों का, मुर्गियों का पोल्ट्री वो चला रहे थे और बहुत अच्छी तरह से उनका खाना क्या देना है, पानी क्या पिलाना है, ये सारी बातें और उसका इकट्ठा करना, अंडा इकट्ठा करना आदि कार्य वे करते। मूढ़ा और टोकरी भी बना लेते थे। साथ साथ में हम देखते हैं कि वे बच्चे बेंत का काम भी शुरू किए और लकड़ी का काम अर्थात कारपेंट्री का काम भी वो सीखे। वुड कार्विंग भी सीखे, जिसमें कि बूथ बना सकते थे, स्वामी जी का स्टैचू बना लिया लकड़ी के अंदर, वो भी कार्य कर सकते थे। और फर्नीचर भी बना सकते थे, बांस का भी फर्नीचर और बेंत का भी फर्नीचर। ये दोनों प्रकार के फर्नीचर बनाने में इतना कौशल उनमें आ गया था कि वो फॉरेन क्वालिटी की चीज़ें तैयार करने लगे। बागवानी में भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और ये सारे बच्चे स्काउटिंग में थे, जैसा हमारा बालक दल है उसी तरह से। और ये माइक्रोस्कोप वगैरह लेकर के भी, साइंस के भी वो अपने सीख रहे थे। कितना सुंदर फर्नीचर बनाया है बांस का, जो इंदिरा गांधी देख रही हैं, और उनकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी थी। 1977 की बात है। आंध्र प्रदेश के देवी सीमा में बहुत बड़ा तूफान आया था, साइक्लोन, और उसमें रामकृष्ण मिशन की ओर से राहत कार्य आरंभ किया गया था। सबसे पहले तो वहाँ पर जो विक्टिम्स थे उनको सब व्यवहार करने वाली वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं बंटन की गई थी। और उसके बाद 11 गांवों को हमने अडॉप्ट किया था, जिसमें 1100 मकान बनाए गए थे, मंदिर बनाए थे और कम्युनिटी हॉल बनाए थे।
इस प्रकार के कम्युनिटी हॉल जो फिर से तूफान अगर आता है तो उसमें जाकर के वो शेल्टर ले सकते हैं। उसी जगह कार्य करते हुए हमको आवश्यकता पड़ी थी कुछ वॉलंटियर्स की। वह युवा शक्ति कहाँ मिले? दूसरा ये था, वो गांव तो एकदम खत्म हो गए थे, उसमें कुछ चिन्ह भी नहीं था कि यहाँ कुछ गांव था। लेकिन उसको आबाद करना भी हमारा कार्य था। वहाँ की खेती, पानी घुस गया है समुद्र का, नमकीन पानी, उसको जिप्सम सॉल्ट दे करके पहले क्लीन कराया। उसके बाद उनको पोल्ट्री में और फिशरी में, खेती में, सब में ट्रेनिंग भी दिया और स्कूल खोल दिए जिसके अंदर बच्चे उस गांव की जो भी आवश्यक शिक्षाएं हैं वो प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं कि उस आंध्र प्रदेश में किस प्रकार से वो कार्य किया गया। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि हम खोज रहे थे उन वॉलंटियर्स को, तो देखते हैं कि वो किस प्रकार से हमारी समस्याएं समाधान हुई और हमारे कार्य बहुत सफलतापूर्ण होकर के 1.25 साल में हम काम करके वापस आ गए। राहत कार्य के बहुत ही पास में एक विद्यालय था जहाँ पर बच्चे जो थे वो बॉयज स्काउट एंड गाइड के थे। तो उन लोगों को मैंने इकट्ठा किया उनके मास्टर साहब से रिक्वेस्ट करके, और उनको मैं ट्रेन करने लगा कि बच्चे हमारे इस कार्य में हम लोगों को बड़ी सेवा कार्य के अंदर निहित होकर के कार्य करेंगे, ऐसा हमारी धारणा थी। तो उसी प्रकार की योजना बना करके हमने वहाँ एक दल बनाया जिसका नाम रखा विवेकानंद बालक दल। और उसके बाद में उन लोगों को योगासन सिखाया, ध्यान करना सिखाया, मेडिटेशन, योग मुद्राएं बतलाई और योग आसन वगैरह क्या उससे फ़ायदा है वो भी बताया और बच्चे उसको करने लगे। उसके बाद उनको तैयार कर रहे थे कि अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं जहाँ पर मदद ज़रूरत होती है। एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, चोट लग गई या बुखार हो गया, बीमार पड़ गया, तो उसको कैसे फर्स्ट एड देना है, इस बात की भी चिंता करके उन लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। हर एक परिस्थिति में बच्चे उस इमरजेंसी को, जहाँ पर के कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं या हमको रिवर क्रॉस करना है, जाना जरूरी है, या वहाँ बाघ की चिंता है तो पेड़ों पर चढ़ना जरूरी है, उसके लिए उन लोगों को सिखाया गया गैजेट्स जो रस्सी से और बांस से तैयार होते हैं। ब्रिज बनाना, कहीं पर पुल बना दिया जिससे रिवर पार कर सकते हैं, ऐसी ऊपर झोपड़ी बना दी जहाँ पर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और इसको देखने के लिए हमारे उस समय के जनरल सेक्रेटरी महाराज उपस्थित हुए थे जिन्होंने इसको देखा और इसकी बहुत प्रशंसा की थी। कभी कभी इमरजेंसी सेवा कार्यों में हमें नदी के उस पार लोगों को सिग्नल देना है, बात करनी है, बताना है और उन काम करने के लिए आदेश देना है, तो उसमें सिग्नलिंग भी उनको सिखाया ताकि नदी के उस पार हम अपने भावों को, अपनी बातों को, इंस्ट्रक्शंस को पहुंचा सकें। दक्षिण भारत में अल्पना करते हैं सब घर घर के अंदर, जिससे कि अपने घरों को सजाते हैं। ये आर्ट को और भी हम कामों में लगा सकते हैं और बहुत जगह सजावट इसके द्वारा कर सकते हैं। ये हमने देखी बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर लोग जानते हैं और बच्चों को भी इसी प्रकार की शिक्षा दिलवाई गई जिससे वो सजा सकें। साथ साथ में बच्चों को सिखाया गया एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिशीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ये अभी वहाँ पर बगीचे को तैयार कर रहे हैं। और ऐसे देखिए छोटा सा बच्चा जो पेड़ के ऊपर चढ़ करके और वहाँ से ताल वगैरह पे जाकर रस लेकर के आता है, वो ऊपर उठ गया। छोटे से बच्चे में ये आर्ट है और ये बड़े काम की चीज़ है और ये उनके व्यवसाय में काम आ सकती है। फिर इसी तरह से गोपालन या भैंस पालन ये भी वो करते हैं और साथ साथ में देखा जाएगा कि इसके लिए उनके पिता भी उसको तैयार कर देते हैं। इस प्रकार से ये बालक दल हमने वहाँ तैयार किया। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में बालक दल कई स्कूलों में चलने लगा और फिर हमारा भी कार्य शेष हो गया था
इसलिए हम बेलूर मठ वापस लौट आए। और उसके बाद हम देखें, इसके बाद 1997 में मैं रांची आया और रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी में नियुक्ति हुई वहाँ के सेक्रेटरी के रूप में। तब गांव में मैंने यही सोचा, गांव के अंदर इस प्रकार से हम अगर बालक दल तैयार करते हैं तो उनके बीच में अध्ययन के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ ये मानवीय मूल्यों का भी कार्य होगा और स्वनिर्भर होने की शक्ति भी उनमें मिलेगी। इस प्रकार से गांव में ये ऐसे हमारे विवेकानंद सेवा संघों ने जो गाँव को काम शुरू किया था, उन्हीं गांव के अंदर ये स्कूल खुलने लगे। इन्हीं बच्चों को लेकर के हमने आरंभ किया विवेकानंद बालक संघ, जो कि हमारे प्राक प्रशिक्षणार्थी जो गांव में जाते थे उन्होंने विद्यालय खोले और वहाँ इन बच्चों को भी विवेकानंद बालक दल का प्रशिक्षण आरंभ किया गया। सबसे पहले उन लोगों को सिखाया गया किस प्रकार से मंत्र उच्चारण करना है। रामकृष्ण मठ मिशन बेलूर मठ हावड़ा के तत्कालीन साधारण संपादक जनरल सेक्रेटरी महाराज ने इन बच्चों को आशीर्वाद दिया और उस कार्य को आरंभ किया। उनको कुछ उपदेश भी दिए। इसके अंदर हम लोग बहुत आभारी हैं महाराज जी का कि उन्होंने उनको इस प्रकार से आगे प्रोत्साहन दिया और कार्य का उद्घाटन किया। वह बालक दल फिर अपने कार्यों में लग गया। उस दिन से ही दिव्यांग के प्राक प्रशिक्षणार्थी गाँव में जाकर के स्कूल खोले या कार्य कर रहे थे, उनमें से बच्चों को इकट्ठा किया और वे बच्चे विवेकानंद बालक दल का प्रशिक्षण लेने के लिए आश्रम में आते हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। विवेकानंद सेवा दल के झंडे के नीचे सब एकत्रित हुए और झंडा प्रत्तोलन हुआ तथा झंडा के प्रति जो गान है वो गान भी गाया जाता है। उसके बाद में प्रतिज्ञा होती है। किस प्रकार प्रतिज्ञा करनी वह सीखते हैं। साथ साथ में ध्यान करने की विधि और योगासन इत्यादि भी सीखते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अपने जीवन को कैसे हम मूल्यवान बनाएं। मौलिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के गुण अपने भीतर में अर्जन करने की इच्छा से वे आगे बढ़ के आते हैं। और ये देखा जाता है कि उस समय जो उनको प्रशिक्षण मिला वो सब लेकर के और उनको जब प्रशिक्षण का संपूर्ण परीक्षा दे लिए तो उनको स्कार्फ दे करके हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसको कहते हैं दीक्षांत समारोह। और वे फिर सभी अब तैयार हो गए, गांव में जाकर के वे बालक दल सेवा करेंगे। ट्रेनिंग के पश्चात हुआ कंक्लूडिंग फंक्शन, जिसमें उन लोगों ने प्रदर्शन किया योगा का। प्रशिक्षण के समय प्रत्येक दिन सांस्कृतिक अनुष्ठान या रात को कैंप फायर होती थी, जिसमें बच्चे नाच गान इत्यादि करते, नाटक भी करते, तो उससे एंटरटेनमेंट होता है तो और इससे वह शक्ति भी आती है जो कि आनी चाहिए।
एक्सरसाइज करने का तीन को निकाल के मुड़ वाला एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके उसके बाद फिर लेते हैं। योगा दिखाओ। YOGA योगा। प्रत्येक किसान मेला में जगह जगह अभी भी हमारे रांची में ये बालक दल के बच्चे सांस्कृतिक अनुष्ठान देते हैं, जिसके अंदर योगा मुख्य रहता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इधर का लाइट जल रहा है क्या सर? हाँ?
ब्लॉक के चापी गांव में भी इसी प्रकार से एक सम्मेलन हुआ जिसमें सब बच्चों ने आयोजन किया, जहां पर बालक दल के सभी बच्चे इकट्ठे हुए और कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में झंडा प्रतोलन, झंडा का गीत और फिर इसी प्रकार से उन लोगों ने स्वागत किया महाराज का जो गए थे वहाँ, और कार्यक्रम इस प्रकार से संपन्न किया। विवेकानंद सेवा संघ के द्वारा परिचालित विद्यालयों में एग्रीकल्चर के विशेष प्रशिक्षण दिया गया और बच्चे अपने ही स्कूल के अंदर इस प्रकार से खेती आदि कर रहे थे। यहाँ कभी गोभी लगाया है, बीजों का संकलन कर रहे हैं और फिर उसके साथ साथ में क्यारियाँ बनाते हैं जहाँ पर कि अच्छी तरह से बीजों को बोया गया और विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ और जैसे बंधा गोभी है, फूल गोभी है या मिर्च है, यहाँ तक कि ब्रोकली भी लगाई और ये सब्जियों को उगाना उन्होंने सीख लिया। अपने इस स्कूल से निकल करके वो अपने घर के अंदर बहुत सब्जियां लगा सकते हैं और सब्जियां लगा करके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। आगे पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हैं और अगर नहीं भी पढ़ें तो अपनी खेती बाड़ी करके वो अपने अच्छी इनकम कर सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य उनके अंदर आ जाती है। इसी प्रकार से वे मुर्गी पालन सीखते हैं, छोटे छोटे चूज़ों को किस प्रकार से बड़ा करना है वह भी विद्या वो जान लेते हैं और इस तरह से अपने अपने घर जाकर पोल्ट्री भी खोल सकते हैं। अभी से ही वो सीख लिए तो अपने स्कूल की विद्या समाप्त करने के बाद वो अच्छी पोल्ट्री खोल करके भी अपनी इनकम कर सकते हैं। इसी प्रकार से बीजों को इकट्ठा करना, पेड़ों से ला करके उनको इकट्ठा करके बोतलों में रखना और फिर उसको बोना और बो करके उसको देख लेना किस प्रकार जर्मिनेशन होता है, ये भी सारे काम उन्होंने अपने सीखे। साथ साथ में मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम तैयार करना भी सीख लिया और ये मशरूम का भी अच्छा व्यवसाय चल सकता है। इतना कार्य सीखने पर ये बच्चे अपना पढ़ाई जब समाप्त करेंगे, हमें विश्वास है कि क्लास 8 के बाद में ये बच्चे आगे पढ़ें तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तब भी कम से कम 30-35 हज़ार रुपया महीना अपना कमा सकते हैं ये समेकित खेती के द्वारा। अर्थात ये जो कुछ भी उन्होंने यहाँ सीखा वो सारी विद्याओं को काम में लगाकर कार्य करेंगे। झंडा ऊंचा सदा रहेगा। विवेकानंद सेवा दल का झंडा ऊंचा रहेगा। रहेगा दिन पतिया याद आए दिलवाती दिन प्रति गाए हमको नौतन जोश दे
लाटी प्रभु सेवा और देश भक्ति का मत है अति निराला विवेकानंद सेवा दल का झंडा ऊंचा रहेगा ऊंचा चढ़ा रहेगा नरेंद्रनाथ तत्वा से स्वामी विवेकानंद ये जो रूपांतरण की इतिहास, उस इतिहास की प्रक्रिया, वो गाथा हमारे लिए रखी हुई है। हम उसे देखें, समझने की कोशिश करें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, महाराज आप गाड़ी में हैं?